फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनल और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है समायोजन। तो हम देखेंगे कि क्या है समायोजन और फिर समायोजन की युक्तियाँ क्या है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो समायोजन का सामान्य अर्थ है व्यक्ति की आवश्यकता एवं पर्यावरण की मांगों के बीच संतुलन है। मतलब जो भी आपकी आवश्यकता है और जो आपके पर्यावरण है उसकी जो मांगे हैं उनके बीच में संतुलन करना ही समायोजन है। अर्थात परिस्थिति के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करना, जो भी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल समायोजित होना ही समायोजन है। बोरिंग, लैकफील्ड व वेल्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकता तथा इन आवश्यकता की पूर्ति करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। जो भी व्यक्ति की आवश्यकता है और इन आवश्यकता की पूर्ति करने में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उनमें संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, अब आइजेंक के अनुसार समायोजन वह अवस्था है जिसमें एक और व्यक्ति की आवश्यकता है वह दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि है। गैट्स वन्य समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन कभी रुकता नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो व्यक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अपने में कुछ चेंज भी करता है, अपने व्यवहार में किसी भी, और फिर अपने आप को समायोजित करता है। राइट ने कहा है कि समायोजन एक द्विमुखी प्रक्रिया है। मतलब समायोजन आप में और आपके वातावरण के मध्य होगा, जो भी आपकी जो परिस्थितियाँ हैं उनके मध्य। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसा चाहते हो अगर वैसा हो जाए तो फिर तनाव नहीं होगा, लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा अगर नहीं होता है तो फिर तनाव आएगा। तो इस तनाव को कम करने के लिए या तो आपकी जो परिस्थितियाँ हैं या जो आपका वातावरण है वो आपके अनुकूलित हो जाए, आपके अनुकूल में हो, तो फिर तनाव नहीं होगा। या अगर आपकी परिस्थितियाँ और आपका वातावरण अगर आपके अनुकूल नहीं है तो आप उसके अनुकूल हो जाओ। तो आपको इस प्रकार से आपको समायोजन करना है। यही है कि द्विमुखी प्रक्रिया, मतलब या तो आप वातावरण के अनुकूलित हो जाओ या वातावरण आपके अनुकूलित हो जाएगा, तो ही आपके अंदर समायोजन होगा। तो ये परिभाषा वाइट ने दी थी। कॉलमैन समायोजन तनाव से निपटने का प्रयास है। कॉलमैन कहते हैं कि समायोजन क्या है कि जो भी तनाव है उससे निपटने का प्रयास है। कुप्पुसामी समायोजन प्रसन्नता देता है क्योंकि संवेगात्मक दबाव व तनाव इससे दूर होते हैं। अब समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो आपको कुसमायोजित करते हैं। ठीक है, भग्नाशा, कुंठा जिसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, तनाव से आप कुसमायोजित होते हो, दबाव, दुश्चिंता, इन सब से आप कुसमायोजित होते हो। और इस कुसमायोजन को दूर करने के लिए या फिर समायोजन को बनाए रखने के लिए आप किन युक्तियों का या किन विधियों का सहारा लेते हैं यह हम आगे देखेंगे। जब व्यक्ति का समायोजन बिगड़ता है तो वह असंतुलित हो जाता है तथा लंबे समय तक असंतुलित अवस्था में नहीं रह सकता है, इसलिए वह अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करता है। तो ये उपाय क्या है ये हम देखेंगे। तो समायोजन की युक्तियाँ या विधियाँ, प्रत्यक्ष विधियाँ और एक अप्रत्यक्ष विधियाँ। प्रत्यक्ष विद्या को हम कॉपिंग व्यवहार कहते हैं और अप्रत्यक्ष विद्या को हम रक्षा तंत्र और मानसिक मनोरचनाएं भी कहते हैं। तो फर्स्ट हमें ये विद्या क्या है इनका अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या कहना चाहती है ये। तो रक्षा तंत्र है अप्रत्यक्ष विधि। इसमें व्यक्ति कोई तर्क उपस्थित करके समायोजन बनाता है। मतलब जब भी वह कुसमायोजित होता है तो वह कोई तर्क दे करके अपना समायोजन बना लेता है। जबकि कोपिंग व्यवहार या प्रत्यक्ष विधि में व्यक्ति जो भी समस्या है उस पर आक्रमण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वो अपने आप को समायोजित करता है। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है इस पर क्या होगा, आक्रमण कर लेगा व्यक्ति और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसमें व्यक्ति समस्या से भागता है। मतलब अप्रत्यक्ष विधि में व्यक्ति जो होता है कोई भी समस्या है उससे वो भाग जाएगा, लेकिन कोपिंग व्यवहार में क्या होता है कि व्यक्ति जो भी समस्या है उस पर आक्रमण करता है। रक्षा तंत्र जो है वो समायोजन की ऋणात्मक विधि है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आई उससे आप भाग रहे हो तो ये एक ऋणात्मक विधि हुई, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आई उसका आप डटकर सामना कर रहे हो तो ये एक पॉजिटिव विधि हुई या फिर एक धनात्मक विधि हुई, जिसको हम रचनात्मक विधि भी कहते हैं। तो कोपिंग व्यवहार एक धनात्मक व रचनात्मक विधि है। ठीक है, रक्षा तंत्र इट मीन्स फ्लाइट, मतलब इससे भाग रहे हो। कोपिंग व्यवहार इसमें इट मीन्स फाइट, मतलब उससे आक्रमण कर रहे हो, उससे डट कर उसका सामना कर रहे हो। तो आपको इन दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आप इन विधियों को भी आराम से समझ सकते हो। तो प्रत्यक्ष विधियाँ, इसमें फर्स्ट है बाधा का निवारण, सेकंड है वैकल्पिक रास्ते का चुनाव, थर्ड है लक्ष्य का प्रतिस्थापन और फोर है विश्लेषण व निर्णय। बाधा का निवारण मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप
हटा दो, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि मैं रीट की तैयारी करता हूँ, ठीक है। फिर आप जैसे ही आप रीट की तैयारी आपने स्टार्ट भी कर दी, लेकिन आपका मन बार बार फ़ोन में लगता है कि आप कभी व्हाट्सएप चलाते हो, कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ करते हो, इसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। फिर आपने सोचा कि तैयारी करने में तो जितना तैयारी करने में टाइम लग रहा है उससे ज़्यादा तो मैं ऐसे ही वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपने सोचा कि मैं फ़ोन को जितने महीने में तैयारी कर रहा हूँ 3-4 महीने, फ़ोन को साइड में रख देता हूँ। तो आपने 3-4 महीने के लिए फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपकी तैयारी में या जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधा थी, उसको आपने हटा दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो इसको कहते हैं बाधा का निवारण। सेकंड है वैकल्पिक रास्ते का चुनाव। जैसे आपने सोचा कि मैं रीट की तैयारी के लिए ऑफलाइन कोचिंग ले लेता हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हो। तो फिर आपने अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए आपने सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लूँ। तो ये आपने अपने रास्ते का मतलब वैकल्पिक रास्ते का चयन किया, जिससे कि आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिली और आपका तनाव भी कम हो गया। तो ये है वैकल्पिक रास्ते का चुनाव। लक्ष्य का प्रतिस्थापन। पहले आपने सोचा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता हूँ और लेक्चरर बन जाता हूँ, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम थी, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी या फिर आप जितना टाइम उसको देना था उतना नहीं दे पा रहे थे। तो फिर आपने सोचा क्यों ना रीट की तैयारी कर लूँ। तो ये जो आपने जो लक्ष्य था उसका प्रतिस्थापन कर लिया कि हाँ ठीक है, ये नहीं तो ये होता है लक्ष्य का प्रतिस्थापन। और लास्ट है विश्लेषण व निर्णय। मतलब कोई भी चीज़ है जिसको आप पहले उसके बारे में विश्लेषण करेंगे फिर उसका निर्णय लेना। जैसे आपने किसी एग्ज़ाम के लिए आपने सोचा कि मैं तैयारी करूँ, तो इसके लिए आपने सोचा फर्स्ट टाइम सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ या किताबों से पढ़ूँ या फिर मैं कोई कोचिंग की सहायता लूँ। फिर आपने बहुत सारे विश्लेषित किया, दूसरों से पूछा जो मतलब सेलेक्टेड हैं एग्ज़ाम में, उनसे पूछा। फिर आपने निर्णय लिया कि मैं कोचिंग ले लेता हूँ। फिर आपने देखा कि कोचिंग कौन सी इंस्टीट्यूट से करूँ, मतलब किससे मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा। फिर आपने अलग अलग संस्थाओं के बारे में देखा और बाद में एक निर्णय लिया कि हाँ मैं इस कोचिंग से अध्ययन करूँगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। तो ये है विश्लेषण व निर्णय। तो ये जो चारों विधियाँ थी वो प्रत्यक्ष विधि है। तो क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि निम्न में से प्रत्यक्ष विधि है या निम्न में से प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो चारों विधियाँ अगर आती हैं तो ये चारों प्रत्यक्ष विधियाँ हैं, और अगर इनके अलावा कोई आती है तो वो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। अब अप्रत्यक्ष विधियाँ कौन सी है? तो दमन, शमन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, आत्मीकरण, क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन, ये सब अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे। प्रक्षेपण मतलब अपनी कमियों को दूसरों पर डालकर खुद को समायोजित करना। जैसे एक बच्चा फेल हो गया तो उसे पूछा कि आप फेल कैसे हो गए, तो उसका कहना था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर मेरे को जो कोचिंग में पढ़ा था उसमें से कुछ भी नहीं आया। तो ये प्रक्षेपण का उदाहरण है कि अपनी जो कमियां हैं उनको आप दूसरों पे थोप देना। और ये जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्वेश्चन में आया भी है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये प्रक्षेपण का उदाहरण है। फिर आता है प्रतिगमन, जिसको हम रिग्रेशन भी कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति समायोजन बनाए रखने के लिए उन उपायों को करता है जो वो बाल्यकाल में छोड़ चुका है। मतलब इसका अर्थ है कि फ्लाइट टू चाइल्डहुड या फिर पुराने कालों में लौटना, भूतकाल में लौटना। जैसे एक वयस्क व्यक्ति है तो उसको खुद को समायोजित करने के लिए वो बच्चों की तरह रोता है, या फिर कोई किशोर बालक है वो घुटनों के बल चलता है, या फिर एक शादीशुदा महिला का स्कर्ट टॉप पहना। तो ये सब जो है वो प्रतिगमन के उदाहरण है। मतलब आप बाल्यकाल में जा रहे हो, अपनी बाल्यावस्था में वापस जा रहे हो, पुराने दिनों में लौट रहे हो, इसको ही हम प्रतिगमन कहते हैं। फिर आता है युक्तिकरण, जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये इंग्लिश के नाम है, वो याद रखने जरूरी है क्योंकि ये हिंदी में नाम हर बार चेंज होकर आते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में आपको याद है तो आपको वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। युक्तिकरण, जिसको हम रैशनलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक तर्कयुक्त कारण देता है जो सुनने वालों को उचित प्रतीत होता है। जैसे प्रक्षेपण में भी अपन कुछ कारण दे रहे थे कि इस वजह से मैं फेल हुआ, पर वो जो कारण थे वो झूठे थे, उनमें कोई तर्क नहीं था। लेकिन जो युक्तिकरण में जो भी कारण देते हैं उनमें एक तर्क होता है और वो सत्यभाषी होते हैं। मतलब सुनने वालों को ये लगता है कि ठीक है ये उचित ही कह रहा है। मतलब जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप कहते हो कि मतलब वो एग्ज़ाम मुझे फ़ाइट करनी नहीं थी क्योंकि इसमें पोस्टिंग बहुत दूर मिलती है और मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। तो ये जो आपने एक उचित तर्क दिया, यही है युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन, ठीक है। प्रतिक्रिया निर्माण, जिसको हम रिएक्शन फॉर्मेशन भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति जो घटना उसका समायोजन बिगाड़ रही है, ठीक उसके विपरीत क्रिया करके समायोजन को बनाता है।
इसका एग्जाम्पल है जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी, या सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसका अर्थ है जैसे एक सौतेली माँ है, वो अपनी सौतेली बेटी के प्रति नफरत होती है इसके अंदर तो, लेकिन वो समाज में अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए उसके प्रति प्यार दर्शाती है। तो मतलब जो मन में है उसका विपरीत कर रही है, इसलिए मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये इसका एग्जाम्पल है, इसको हम दोगला भक्त भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमी की भरपाई करने के लिए या तो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करता है या कोई उपाय करके क्षतिपूर्ति करता है। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति में जो भी कमी है वो उसकी भरपाई करने के लिए या तो कोई भी फील्ड है उसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेगा या फिर कोई और उपाय करके उसकी क्षतिपूर्ति करता है। जैसे एसिड अटैक पीड़िता का सिंगर बनना, लेखिका या कवियत्री बनना। ठीक है, तो ये अगर वो करती है तो वो समाज में अपने आप को समायोजित कर लेगी कि अपनी जो कमी थी उसको उसने भरपाई कर लिया। ठीक है, या फिर जैसे एक व्यक्ति मैथ में अगर कमज़ोर है एक बच्चा, तो वो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला करके उसकी भरपाई कर लेता है, तो ये भी क्षतिपूर्ति का एग्जाम्पल है। और उपाय करके मतलब एक गंजा व्यक्ति है तो वो विग पहनकर अपने बालों की क्षतिपूर्ति करता है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट है प्रतिस्थापन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो इस रक्षा तंत्र में जो व्यक्ति या वस्तु कष्ट पहुंचा रही है उस कष्ट को दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करके समायोजन करना, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब है कि अध्यापक द्वारा स्कूल में बच्चों को डांट पड़ने पर वह घर आके अपने छोटे भाई बहनों को वो पीटता है। तो ये एक विस्थापन का उदाहरण है कि अपना गुस्सा उस व्यक्ति पे अगर आप नहीं निकाल सकते तो दूसरे पे निकालना, तो ये एक विस्थापन का एग्जाम्पल है। जैसे पेरेंट्स द्वारा मार पड़ने पर बगीचे में जाकर बालक का फूल तोड़ना, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। फिर आता है नकारना, जिसको हम डिनायल कहते हैं, कि कष्टप्रद परिस्थितियों से बचने के लिए उन्हें अनसुना कर लेना या वास्तविकता जो है इसको अस्वीकार कर लेना। जैसे एक बालक है, वो अपना पसंदीदा टीवी शो देख रहा है, तो उसकी मम्मी जब उसको आवाज़ देती है तो वो उसको अनसुना कर देता है, तो इसको कहते हैं नकारना या डिनायल करना। फिर है दमन, जिसको हम रिप्रेशन कहते हैं, और एक है शमन, जिसको हम सप्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। दमन का अर्थ है कि कष्टदायक स्मृतियाँ या इच्छाएं स्वतः बहिष्कृत होकर अचेतन में चली जाती हैं। तो दमन में क्या होता है कि जो भी आपको कष्ट पहुंचा रही है, वो इच्छाएं या वो स्मृतियाँ जो होती है वो स्वतः ही बहिष्कृत होकर क्या होती है, अचेतन में चली जाती है। लेकिन शमन में उस बात को हम जानबूझकर दिमाग से निकाल देना और अन्य चीज़ों के बारे में सोचना ही शमन है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो शमन है वो दमन से कम खतरनाक है। जैसे एग्जाम्पल है शमन का कि सुबह सुबह आपके पड़ोस से कोई नोकझोंक हो जाती है तो आप उसको भुला करके अपने घर के कामों में लग जाते हो, तो ये एक शमन का एग्जाम्पल है। तो ये जो दमन जो होती है वो अचेतन में चली जाती है, तो वो कभी ना कभी वापस आएगी और अपन को वापस कष्ट पहुंचाती है। इसलिए जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो शमन है वो दमन से कम खतरनाक है। फिर है आत्मीकरण, तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन। जब व्यक्ति अपने को किसी बड़े व्यक्ति या किसी उच्च पद के साथ जोड़कर अपने आप को भी उनके समकक्ष मानता है तथा खुद को समायोजित करता है, तो इसको हम आत्मीकरण, तादात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इस युक्ति में क्या होता है कि जैसे व्यक्ति कुसमायोजन की स्थिति में किसी को भी अपना आइडल मान करके उसके अनुसार अपने व्यवहार दर्शाता है। इसलिए जो मॉडलिंग की दुनिया है या जो फैशन की दुनिया है वो सारी आत्मीकरण पर आधारित है। और इस युक्ति का ज़्यादा यूज़ किशोरावस्था में होता है। आपने देखा होगा कि हीरो वर्शिप वाला एग्जाम्पल था किशोरावस्था में। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा अगर सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानता है तो वो उसके अनुसार ही अपने व्यवहार करेगा, वो जैसे यूज़ करता है, जो चीज़ें वो यूज़ करता है वो भी वही यूज़ करेगा। तो ये जो युक्ति है आत्मीकरण, तो ये जो मॉडलिंग है, जो फैशन की दुनिया है, तो इस सब में इसका यूज़ होता है। फिर आता है शोधन, उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। इसमें व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए उन उपायों को करता है जो समाज को मान्य है और उस समाज उसका अभिनंदन करे। जैसे वाल्मीकि का डाकू से संत बन जाना। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, उदात्तीकरण या शोधन का। मतलब वो ऐसे उपाय करेगा जो समाज को मान्य होंगे और समाज उसका अभिनंदन करेगा। तो उदात्तीकरण जो है वो समायोजन की एक धनात्मक विधि है। जैसे एक संतानहीन माता पिता का अनाथ बच्चे को गोद लेना, ये भी एक उदात्तीकरण का एग्जाम्पल है।
या फिर किसी व्यक्ति को अगर पढ़ाने की इच्छा है तो अगर वो फ्री में ट्यूशन दे, तो ये सब उदातीकरण के एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद है पलायन या एस्केपिंग। कष्टप्रद परिस्थितियों से बचने के लिए अपने आप को उस स्थिति से अलग करना। मतलब जैसे पति और पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए तो पति का रूम से बाहर चले जाना या घर से बाहर कहीं चले जाना, तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो पलायन के हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।